सीजीआई मुबैना जिनसी हिरासनी केस में रंजन गोगोई को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ खातून वकला ने आज एहतजाज किया। खातून वकला सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमा हुई। उन्होंने मामले की असर नौ गैर जानिबदाराना जांच का मुतालबा किया। सुप्रीम कोर्ट ने सहरुकनी दाखिली कमेटी ने सीजेआई के खिलाफ लगाए गए जिनसी हिरासनी के इल्जाम को सिरे से मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट क्या दिखा रही है पूरी दुनिया को कि हमने इतना अच्छा लॉ पास किया जो कि इतना अच्छा है नहीं, उसमें भी खामियां हैं, लेकिन आधे अबव द लॉ ऑफ दिस लैंड। Is that what the Supreme Court judges are telling the rest of the world and telling the women of India that तुम्हारे साथ कुछ भी हो, we are not here to protect your rights, your constitutional rights? Is this what the Supreme Court, the highest court of this land, is going to send a message out? That is what they have done. So we are here to protest this. No one is above the law of the land. We are protesting because we feel that the principles of natural justice and due process has not been followed by the Internal Complaints Committee. कांग्रेस लीडर तारिक अनवर ने बिहार में अजीम इत्तेहाद की कामयाबी का दावा किया है। उन्होंने इस मामले में न्यूज 18 से खास बातचीत की। बात करते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर से। तारिक अनवर साहब, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं संजय सिंह, उनकी तरफ से बयान आया है मीसा भारती को लेकर के। उन्होंने कहा है कि सुपनेखा जिस तरह से रावण और विभीषण में जिस तरह से लड़ाई करवाती थी, उस तरह से तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच में यहाँ पर मीसा भारती कर रही हैं। इस तरह की तुलना कैसे देखते हैं इसको? मेरा ख्याल है कि किसी के पारिवारिक मामले में दखल नहीं देना चाहिए, और कोई भी हो, वो उनका अंदरूनी मामला है कि फैमिली के अंदर परिवार में क्या चल रहा है। राबड़ी देवी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से जो बयान आ रहे हैं अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष को लेकर के, जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया है, जो बयान दे रही हैं, उसको लेकर के क्या कहें? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री से लेकर सभी स्तर पर जो भाषा की मर्यादा होनी चाहिए उसका उल्लंघन हो रहा है, लगातार हो रहा है। चुनाव आयोग कभी कभी लगता है कि मुक्त दर्शक है, कोई उसका जो एक प्रभावशाली ढंग से हस्तक्षेप होना चाहिए इन मामलों में, वो नहीं हो रहा है, और इसीलिए ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। अगर शुरू में ही चुनाव आयोग ने रोक दिया होता और एक कोई ठोस कदम उठाया होता, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से भाषा की मर्यादा इस चुनाव में कम से कम समाप्त नहीं होती। बिहार में अब 2 चरण का चुनाव बाकी है। पूरे देश भर में बात करें, बिहार में भी 2 फेज में चुनाव होने हैं। किस तरह की संभावना आप देख रहे हैं बिहार के भीतर महागठबंधन को लेकर के, चूंकि 2 ही फेज का चुनाव बाकी है अभी? देखिए, महागठबंधन का जहाँ तक सवाल है, महागठबंधन पहले से काफ़ी मजबूत है। 2014 की परिस्थिति में और आज की परिस्थिति बहुत अंतर आया है, और मुझे विश्वास है कि आने वाले परिणाम महागठबंधन के पक्ष में होंगे। बिल्कुल, अगर भारतीय जनता पार्टी को ये महसूस होगा कि नीतीश जी के साथ चलने में उनका नुकसान हो रहा है, और आने वाले 1 साल के बाद जो विधानसभा का चुनाव है उसमें अच्छा परिणाम नहीं आएगा, तो यकीनन मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को जदयू से और नीतीश कुमार से अलग कर लेगी। बहुत धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर, जिनका कहना है कि चुनाव परिणाम के बाद काफी संभावनाएं बिहार में हो सकती हैं। अगर बीजेपी को लगता है कि नीतीश कुमार के साथ चलने में ज्यादा उन्हें फायदा नहीं है, तो हो सकता है कि बीजेपी अपने आप को अलग कर ले। कैमरामैन मुनमुन सिंह के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। उत्तर प्रदेश में टीचरों की तकर्री के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत को नोटिस जारी किया है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सीबीआई को जांच का हुक्म दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। अब 68,500 टीचरों की तकर्री मामले की जांच सीबीआई नहीं करेगी। यूपी में 2018 में 68,500 भर्तियों को लेकर फिलहाल इलाहाबाद कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि सीबीआई इंक्वायरी की जाए। हालांकि ये सिंगल बेंच का ऑर्डर था, लेकिन डबल बेंच ने इस पर रोक लगा दी थी, और उसी के खिलाफ एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने डबल बेंच के उस आदेश पर रोक तो लगाया ही, साथ ही यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया है। हमारे साथ आरके सिंह साहब हैं, जिन्होंने ये याचिका लगाई थी। सर, इस पूरे मामले को कैसे देखा जाए और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ आदेश दिया है? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने केवल नोटिस और स्टे किया है इम्पिंग ऑर्डर पे 6 फरवरी
2019 का ऑर्डर था, जिसमें जो है सीबीआई इंक्वायरी के लिए जो आदेश हुआ था 1 नवंबर 2018 को, उसको जो है इन्होंने सेटिसाइड कर दिया था डिवीज़न बेंच ने। उसके खिलाफ हम लोगों ने 2 याचिकाकर्ता आए थे यहाँ पे, उन लोगों ने जो है यहाँ SLP लगाई थी। उसमें जो है उन्होंने स्टे कर दिया है और नोटिस इशू किया और जवाब मांगा है। सर, कितनी बड़ी भर्ती मानी जा रही है फिलहाल, और इसमें क्या आपको लग रहा है गड़बड़ियां हैं जिसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए? देखिए, इसमें लार्ज स्केल पे इरेगुलरिटीज, रैम्पर्ड इरेगुलरिटीज हुई हैं इसमें, और इस तरह की भर्ती इसमें तो यहाँ तक निकल के आया है कि कुछ लोगों ने तो एग्जामिनेशन भी नहीं दिया है, वो लोग पास होकर के और वो लोग नौकरी कर रहे हैं। इस तरह की इरेगुलरिटीज आई है, और पिछले 20 साल में काफ़ी भर्तियाँ हुई जिसमें काफ़ी इरेगुलरिटीज आई थी। तो सिंगल बेंच का ये कहना था कि जो 20 साल में वही ऑफिसर रहते हैं और जो है भर्तियाँ होती हैं और इरेगुलरिटीज होती है, उनके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होता है। इसकी वजह से उन्होंने जो है पहले तो उन्होंने सरकार से पूछा कि आप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने इसमें 3 मेंबर्स कमेटी बनाई हुई थी। उस 3 मेंबर्स कमेटी में 2 उसी डिपार्टमेंट के लोग थे, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सपेक्टेशन के, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन के अंदर आता है कि वो लोग कैसे इंक्वायरी, खुद ही अपने केस की कैसे इंक्वायरी कर सकते हैं। इस पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के भी जजमेंट्स हैं। तो जो है इसको जो है लास्ट में जो है सिंगल बेंच ने इसको जो है सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया था। बट जो डिवीज़न बेंच ने जो है एज्यूम कर लिया कि नहीं, इसको इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सीबीआई, दे कैन बी लोकल इन्वेस्टिगेशन कैन बी आल्सो बी डन। कब तक रिप्लाई फाइल करना है उत्तर प्रदेश सरकार को? अभी तो नोटिसेज इशू हुए हैं, नोटिसेज सर्व होंगे, उसके बाद वो रिप्लाई फाइल करेंगे। बट वी आर इनिशियली टैकलिंग द मैटर सिंस द हाई कोर्ट इज अ वेरी मैटर इज अ वेरी सीरियस, एंड द स्टेट ऑफ यूपी इन सो मेनी, द कोर्ट हैज आस्किंग हिम सिंगल जज सो मेनी वर्ड्स। सिंगल जज ने काफ़ी बार उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं, कौन इसमें करेगा। स्टेट गवर्नमेंट उसमें कुछ भी नहीं करना चाह रही है। सीबीआई इंक्वायरी के लिए बोला है आपकी तरफ से, यहाँ कहा गया, हालांकि नोटिस इशू हो गया है। क्या लगता है इस पूरे मामले में? इस पूरे मामले में अब दूध का दूध पानी का पानी होगा। इंक्वायरी होगी, सीबीआई को अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी पड़ेगी, सीबीआई को बताना पड़ेगा कि क्या क्या इरेगुलरिटीज हुई हैं। इससे मामला पूरा साफ होगा। जो भर्तियां हुई हैं उसमें गड़बड़ियां हैं? बिल्कुल, पूरी तरह से। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। हालांकि हाई कोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दिया है जिस आदेश में यह कहा गया था कि इस पूरे मामले में सीबीआई इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। अब देखना यह होगा कि यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, तो इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ अहम आदेश होगा। कैमरामैन वैभव के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। वीवीपैट मामले में अपोजिशन को झटका लगा है। अदालत ने 21 अपोजिशन जमातों की नजरसानी की अर्जी को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक़ अहकाम में बदलाव करने से भी इनकार कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि एक ही मामले को बार बार नहीं सुनना चाहते। अपोजिशन जमातों ने ईवीएम से जुड़े वीवीपैट के कम से कम 50% पर्चों को मिलान की दरख्वास्त की थी, जिस पर अदालत ने समाअत करते हुए कहा कि वो इस मिलान की तादाद बढ़ाने की जरूरत नहीं समझते। अपोजिशन जमातों का कहना है कि वो इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं। आंध्रा के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि वो इस मामले को लेकर एक बार इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। 21 पार्टियां पहली वाली याचिका में और आज के पुनर्विचार वाली याचिका में उच्चतम न्यायालय के समक्ष थे। 21 पार्टियों में पूर्व मुख्यमंत्री, आज के मुख्यमंत्री, पार्टी प्रेसिडेंट और सभी मेजर पार्टीज के नुमाइंदे थे। हमने तो ये कहा कि इसमें बीजेपी को जुड़ना चाहिए। बीजेपी क्यों विरोध कर रही है ऑटो चेक का, वीवीपीएटी का? बीजेपी ही सिर्फ एक ऐसी फॉर्मेशन है जो नहीं जुड़ी है इसके साथ। ये सब डिपोनेंट्स हैं, इन्होंने एफिडेविट भी फाइल किया है। पहले हमको एक असेंबली सेगमेंट से 5 की वृद्धि माननीय उच्चतम न्यायालय ने दी है, यानी 5 गुना बढ़ाया है। लेकिन हमारी याचिका आज पुनर्विचार की ये थी कि यद्यपि आपने सैद्धांतिक रूप से हमारे सिद्धांत को मान लिया है, यानी हौसला बढ़ाने के लिए, विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए ये आवश्यक है कि ये नंबर बढ़े। ये भी आपने कहा है कि नंबर वायबल होना चाहिए। ये हमारे शब्द नहीं है, उच्चतम न्यायालय के शब्द हैं। फिर भी आपने जो आंकड़ा दिया है वो 2% से भी कम है, यानी 2% वीवीपीएटी मशीन से भी कम है। ये हमने विनम्रता से कहा है हमारे लिखित पुनर्विचार याचिका में कि ऊंट के मुंह में जीरे से भी कम है। यद्यपि आज हम सफल नहीं हुए हैं, हम विनम्रता से बाउ डाउन करते हैं उच्चतम न्यायालय के आदेश में। हम सब उच्चतम न्यायालय का पूरा सम्मान करते हैं। राजनीतिक अभियान और देश को अवगत करवाना इन तथ्यों से हमारा कर्तव्य है, जो ये सभी लीडर करते रहे।
अपोजिशन पार्टियों के लीडरान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम किया है। आइए सुनते हैं। We respect the order of the Supreme Court, but we also have to take this to the people of the country and put this before them, because they are supreme as far as people of this country are concerned. Accept the court's order. We are free to go to people and explain to them, because people are supreme in our democracy, and we political parties represent the will of the people, and Parliament is the supreme body which represents the sovereign will of the people. Always we can go to the people and explain to them the problem. We want our democracy must be safeguarded, and the election process must be free and fair. Today what we are asking, same thing, we have spent 9,000 crores investment on VVPAT. Why can't you count it and then make it more transparent? Is where they have given the judgment earlier 5 booths. Today we asked enhancement, and at the same time we wanted to, there are any discrepancy in 5 booths, that is EVM and VVPAT, then they have to count all booths in the assembly constituency. That is our demand. Our advocate has made it very clear, but our writ is dismissed. बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने आज मगरबी बंगाल के मिदनापुर का दौरा किया। अमित शाह ने कहा कि पार्लियामानी इंतखाबात में बीजेपी की जीत यकीनी है और नरेंद्र मोदी दोबारा मुल्क के वजीर आजम बन जाएंगे। रैली से खिताब के दौरान अमित शाह ने मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी को भी आड़े हाथों लिया। जब मतगणना समाप्त होगी, नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने वाले। मित्रों, देश भर में चुनाव, मोदी जी ने जो काम किया, गरीबों के लिए काम किया, देश के लिए जो काम किया, इसके लिए लड़ा जा रहा है। मगर बंगाल के अंदर ये चुनाव बंगाल की डेमोक्रेसी के लिए लड़ा जा रहा है। बंगाल को ये ममता दीदी के संतरास से मुक्त करने के लिए लड़ा जा रहा है। अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में खुसूसी सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राजीव सक्सेना का पासपोर्ट मुअत्तल करने के मामले पर जवाब मांगा। आपको बता दें कि राजीव सक्सेना जो इस केस का मुलजिम है, अब सरकारी गवाह बन चुका है। वहीं सक्सेना ने बैरूनी मुल्क दौरे के लिए अर्जी दाखिल की है। उसने तिब्बी मुआयने के लिए बैरूनी मुल्क के दौरे की इजाजत मांगी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बीजेपी लीडर गुल मोहम्मद मीर के कत्ल के बाद सिक्योरिटी हटाए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि गुल मोहम्मद मीर की हलाकत का सिक्योरिटी वापस लेने से कोई लेना देना नहीं है। ताहम बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने आज कहा कि रियासती गवर्नर को इस मामले में गलत जानकारी दी गई है। सियासी लीडरों की सिक्योरिटी वापस लेने के खिलाफ श्रीनगर में एक एहतजाज की क़यादत करते हुए अशोक कौल ने कहा कि महलूक गुल मोहम्मद को पहले सिक्योरिटी गार्ड्स फराहम किए गए थे और उनकी जान को खतरे के बावजूद उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी। उन्होंने असल धारे की सियासी पार्टियों के लीडरों को सिक्योरिटी फराहम करने के मुतालबे पर जोर दिया। अशोक कौल ने कहा कि बतौर एहतजाज वो भी अपनी सिक्योरिटी से दस्तबरदारी इख्तियार कर रहे हैं। उसके बाद वो प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में अपने मुहाफिजों के बगैर एक ऑटो रिक्शा में बैठकर चले गए। हमारे यहाँ के जो पॉलिटिकल एक्टिविस्टों को सिक्योरिटी विड्रा की गई है और उसका नतीजा निकला कि हमारा गुल अटल मीर इसने शहादत पा ली है। और ये कहना है कि उसके पास सिक्योरिटी नहीं थी, मुझे लगता है कि गवर्नर साहब को गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। गवर्नर साहब बहुत ही नेक अच्छे आदमी और कश्मीर के लिए काम करने वाले आदमी हैं, लेकिन उसको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। मैंने बताया कि अक्टूबर के महीने में इसको सिक्योरिटी दी गई थी। इसको एक कांस्टेबल था, उसको एक एसपीओ था जो उसकी सिक्योर करता था। लेकिन दिसंबर में जब इसके घर में हमला हुआ तो दिसंबर में इसको हमने अपने ऑफिस में बुलाया।
ये ऑफिस में 2 महीने रहा। हमने उस समय जनवरी में मैंने एक चिट्ठी लिखी एसएसपी अनंतनाग को कि इसको सिक्योरिटी दे दो। उससे बात हुई है, उसने कहा एसएचओ से बात करो। मैंने एसएचओ से बात की, उसने कहा कोई बात ना, आप इसको भेजिए, इसको कोई खतरा नहीं है। सिक्योरिटी की लैप्सेस और हमारे वर्कर्स को सिक्योरिटी नहीं देना, ये प्रोटेस्ट आज हमने इसलिए किया। आप क्या आपने इस पे सिक्योरिटी आपने भी विड्रॉ की सर? नहीं, मैं ये मानता हूं कि जब मेरे कार्यकर्ता को सिक्योरिटी नहीं है, मेरे कार्यकर्ता को उन्होंने सिक्योरिटियां ली, मुझे रखकर क्या करना है, इसलिए मैंने उस प्रोटेस्ट में अपनी सिक्योरिटी विड्रॉ की। हैदराबाद में श्री कृष्णा ज्वेलर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार को डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के हुकाम ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस मामले को काफी खुफिया रखा गया था। काफी ताखीर से यह खबर मंजर आम पर आई है। इतवार की शाम प्रदीप कुमार को गिरफ्तार करके चंचलगौड़ा जेल मुंतकिल कर दिया गया। नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट के DRI ने बताया कि कस्टमर कानून के तहत प्रदीप कुमार को पकड़ा गया है। बैरूनी मुल्क से गैर कानूनी तरीके से सोना लाने, सोने को जखीरा करने और उसे फरोख्त करने की पादाश में यह कार्रवाई की गई है। श्री कृष्णा ज्वेलर्स के MD की गिरफ्तारी हैदराबाद के कारोबारी हलकों में मौजूद बहस बनी हुई है। हैदराबाद में श्री कृष्णा ज्वेलर्स ग्रुप गुज़श्ता 50 साल से कारोबार करता आ रहा है और उसका कारोबार अमेरिका और दुबई तक फैला हुआ है।